हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शंकर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि नेक्स्ट मंथ यूपीएसएससी का पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराने के कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल डैश डैश में स्थित है। अर्थात अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थित है। इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के एटा जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश के एटा जिला में अतरंजी खेड़ा स्थित है। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्न में से किसमें किया गया है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्न में से किसमें किया गया है। इसके ऑप्शन है कठोपनिषद, सेकंड ऑप्शन है विष्णु पुराण, थर्ड ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, फोर्थ ऑप्शन है अथर्ववेद। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा विष्णु पुराण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है राज्याभिषेक समारोह का। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। जो राज्याभिषेक समारोह होता है ऐतरेय ब्राह्मण में उसका उल्लेख है। थर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। इसका ऑप्शन है बोध गया, सेकंड ऑप्शन है लुम्बिनी, थर्ड ऑप्शन है सारनाथ और फोर्थ ऑप्शन है कुशीनगर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ को एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसे ऋषि पत्तन भी कहा जाता है। और वहाँ पे उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन जो ये उपदेश दिए थे, पहला उपदेश, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। इसका ऑप्शन है शाहजहां, सेकंड ऑप्शन है औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन है अकबर, फोर्थ ऑप्शन है हुमायूं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा औरंगजेब। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। क्वेश्चन नंबर फाइव तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डैश डैश 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। अर्थात 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। क्वेश्चन नंबर 5 में है मुगल बादशाह 1857 के समय कौन था। बहादुर शाह द्वितीय। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, बहादुर शाह द्वितीय 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह थे। क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम जो अध्यक्ष बने थे मुस्लिम, उनका नाम क्या था। इसके ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, सेकंड ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद अली और फोर्थ ऑप्शन है शाह अली उल्लाह। इसका सही ऑप्शन जो है ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ऑप्शन सेकंड है, इसमें सी लिखा हुआ, लेकिन ये बदरुद्दीन तैयब जी है जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने, जो 1887 ये 1887 में ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में, और तीसरा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 में है किस अधिनियम को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन है पहला ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947,
सेकंड ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1919। थर्ड ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इसका चौथा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ये सेकंड ऑप्शन, भारतीय शासन अधिनियम 1919। भारतीय शासन अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। मतलब कौन सी घटना कब हुई उसके डेट के हिसाब से उसको अरेंज करना है। पहला इसमें दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह। सेकंड है बंगाल विभाजन। थर्ड है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे पहले बंगाल विभाजन 1905 में, 1905। ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 1922 में। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में हुआ, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1922 में हुआ, इसको सबसे पहले हो जाएगा बंगाल विभाजन, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सेकंड है आचार्य नरेंद्र देव। थर्ड ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन डी है एन जी रंगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव एन जी रंगा थे। एन जी रंगा बने थे। ऑप्शन डी इज राइट। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। मतलब किस, इसके जो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू और चंद्रशेखर आजाद। इन नेताओं में किसने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसके ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड इज राइट। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। जो 6 जुलाई 1944 को 6 जुलाई 1944 को 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया और उन्हें राष्ट्रपिता कहा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन नेपाल, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश और इसका फोर्थ ऑप्शन है चीन। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है भारत के सबसे लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है। ये बांग्लादेश। इसका सही ऑप्शन होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाहरी सीमा 4096 किलोमीटर है, जबकि चीन के साथ है, बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर, और ये है चीन के साथ है 3488 किलोमीटर हैं, और पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, 3323। और नेपाल के साथ है सीमा, भारत की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है। इसमें होना चाहिए नाथुला दर्रा में स्थित है, किस देश में स्थित है। इसके ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन नेपाल, थर्ड ऑप्शन है भूटान, फोर्थ ऑप्शन है भारत। जी हाँ दोस्तों, सही ऑप्शन है भारत। नाथुला दर्रा भारत में स्थित है और यह सिक्किम राज्य में है। भारत के सिक्किम राज्य में है। भारत के सिक्किम में है। इसका ऑप्शन डी सही है। जी तो क्वेश्चन नंबर 13।
राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है। मतलब जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन है गिर, गिर राजस्थान। सेकंड ऑप्शन है रणथंभौर महाराष्ट्र। थर्ड ऑप्शन है केवला लामजाओ मणिपुर, मणिपुर। डी ऑप्शन है साइलेंट वैली कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन है ये पहला ऑप्शन गिर, गिर राजस्थान में नहीं है बल्कि ये गुजरात में है। गिर गुजरात में हो गया। रणथंभौर ये भी राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में है, ये महाराष्ट्र दिया हुआ है। केवला देव लामजाओ जो है ये मणिपुर में है, इसका ऑप्शन सी सही है। और ये साइलेंट वैली कर्नाटक में नहीं केरल में है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। पहला ऑप्शन है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। सेकंड ऑप्शन है बुध पृथ्वी मंगल शुक्र। थर्ड ऑप्शन है बुध मंगल पृथ्वी शुक्र। और डी ऑप्शन इसका बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट जो है ये सही है। इसका पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य है ये मान लीजिए, फिर यहाँ पे पहले आएगा बुध, फिर आएगा शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल, उसके बाद से बृहस्पति फिर आते हैं। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 19 ईस्ट रेंज कहाँ पे स्थित है। 19 ईस्ट रेंज कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, सेकंड ऑप्शन है आंध्र महासागर, थर्ड ऑप्शन है हिंद महासागर और डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। जी हाँ दोस्तों, इसको पूछा हुआ है 19 ईस्ट रेंज कहाँ पे स्थित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है सी, हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है ये। 19 ईस्ट रेंज हिंद महासागर के एक कटक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मतलब मिक्स इकोनॉमी क्या है, इसके बारे में पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन दिए हुए हैं सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र की सह-अस्तित्व। सेकंड ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी है निजी क्षेत्र पर विशेष बल। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जहाँ पे कुछ कार्य प्राइवेट कंपनियां करें और कुछ कार्य सरकारी कंपनियां करें। इसके हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट और इसे मतलब प्राइवेट का सह-अस्तित्व मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं, वहाँ हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है ये पूछा निम्न में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। जो वर्तमान में सेबी है इसके अध्यक्ष कौन है। इसके ऑप्शन है GN वाजपेयी, सेकंड ऑप्शन है M दामोदरन, थर्ड ऑप्शन है अजय त्यागी और इसका फोर्थ ऑप्शन है माधवीपुरी बुद्ध। बुद्ध नहीं बुच्छ है यहाँ पे। इसका ऑप्शन डी सही है, माधवीपुरी बुच्छ है जो सेबी के इसमें वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, माधवीपुरी बुच्छ। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर 18, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 में है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो है उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। भारत में जो उद्योगों का विकास हुआ कंपनियों का उस किस पंचवर्षीय योजना में विकास हुआ। इसके ऑप्शन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकंड है पंचम मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना और थर्ड है इसका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और डी ऑप्शन है षष्ठ मतलब छठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही ऑप्शन जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत उद्योगों का विकास हुआ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में
1956 से 1961 के मध्य ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य था देश में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, 19, अब 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है जी पाल, सेकंड ऑप्शन है राजकृष्णा, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर मिशेल और डी ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये वैश्विक स्तर पर, मतलब ये वैश्विक स्तर पर जो क्रांति, हरित क्रांति है, उसके जनक माने जाते हैं। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक अगर पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो यस स्वामीनाथन है। यस स्वामीनाथन है जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? मतलब कौन सा बैंक है, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं इनमें कौन सा बैंक है जो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है इसका पंजाब नेशनल बैंक और फोर्थ ऑप्शन है नबार्ड। जी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सेकंड सही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो 1 जुलाई 1955 में 1 जुलाई 1955 में इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। इसमें है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, मतलब जब संविधान सभा का पहले बैठक हुई तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। डी इज राइट है इसका, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो सच्चिदानंद सिन्हा है, इनको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और फिर 11 दिसंबर को सेकंड बैठक होती है तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हम भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मतलब भारतीय संविधान में जो 22 भाग हैं उसके किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? ऑप्शन इसके पहला भाग 1, सेकंड ऑप्शन है भाग 3 और फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है इसका भाग 2 और डी ऑप्शन है इसका भाग 4। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है भाग 3। भाग 3 में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का उल्लेख है। पहले भाग में भारत और राज्यों का संघ होगा, सेकंड भाग में नागरिकता से संबंधित है, थर्ड ऑप्शन है मौलिक अधिकारों से संबंधित है और फोर्थ ऑप्शन है डीपीएसपी में। इसमें डीपीएसपी दिया हुआ भाग 4 में। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? यानी कि जो भारतीय संविधान है उसके किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी कि सिविल कोड के बारे में कहा गया है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 46, सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 43, थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 45 और फोर्थ ऑप्शन है अनुच्छेद 44। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे संविधान में भाग 4 में इसका उल्लेख है, जिसमें 36 से 51 आर्टिकल तक इसमें डीपीएसपी के अंतर्गत ये दिए गए हैं, जो कि हमारे अनुच्छेद ये 44 में है। इसमें कहा गया है कि भारत अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44 है, जो नागरिकों समान, मतलब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्यों को यह निर्देश दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका ऑप्शन है
पहला ऑप्शन है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, सेकंड ऑप्शन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, थर्ड ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, फोर्थ ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को नियुक्त किया जाता है, जो 5 वर्षों के लिए होता है। जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसको 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और इस समय 15वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है। इसका ऑप्शन है पहला भाग 9, सेकंड ऑप्शन है भाग 9B, थर्ड ऑप्शन है भाग 9A और डी ऑप्शन है भाग 10। जी हाँ दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन 73 संविधान संशोधन 1992 1992 के तहत हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है पारसेक। पारसेक की एक इकाई है, मतलब पारसेक किसका ये मात्रक या इकाई है। इसके ऑप्शन है चाल का, सेकंड ऑप्शन है त्वरण का, थर्ड ऑप्शन है समय का और डी ऑप्शन है दूरी का। जी हाँ दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन पे है कि पारसेक किसकी मात्रक है या किसका इकाई है। इसका सही ऑप्शन होगा 26 का डी यानी दूरी। डी फॉर दूरी। पारसेक है जो दूरी का मात्रक है। पारसेक जो है ये दूरी के मात्रक है, जो अंतरिक्ष दूरियों को मापन में प्रयुक्त होता है, मतलब बहुत अधिक दूरी जब मापने का काम आता है तो ये पारसेक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 में है क्वेश्चन नंबर 27, एक सीधी सड़क पर कार की गति का उदाहरण है। मतलब एक सीधी सड़क है, कार उस पर सीधे जा रही है, तो उसको किस गति का उदाहरण है। इसके ऑप्शन है आवर्ती गति, सेकंड ऑप्शन जीए गति, थर्ड ऑप्शन रेखीय और इसका डी ऑप्शन है अनियमित। इसका सही ऑप्शन जो होगा ये रेखीय गति, यानी एक सीधी रेखा में जब गाड़ी जा रही है तो रेखीय गति होता है। सड़क पे जब कार यानी वाहन एक रेखीय गति में का उदाहरण है। रेखीय गति जो पिंड एक सीधी या सरल रेखा में गति करता है वो रेखीय गति होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में है एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। इसका ऑप्शन है समान भौतिक गुण, सेकंड ऑप्शन है विभिन्न रासायनिक गुण, ऑप्शन थर्ड है न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, ऑप्शन डी है भिन्न परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका पूछा है एक तत्व के समस्थानिकों में होती है या होते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। न्यूट्रॉनों के भिन्न भिन्न संख्या, मतलब हर एक तत्व में अलग अलग न्यूट्रॉनों की उपस्थिति होती है। किसी भी तत्व में समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात इनके परमाणु क्रमांक समान थे, लेकिन इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अतः इसीलिए समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। इसे पूछा हुआ है निम्न में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। कि इसमें पूछा हुआ है आनुवांशिकी के फादर, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है डार्विन, सेकंड ऑप्शन है मेंटल, थर्ड ऑप्शन है लेमार्क और ऑप्शन डी है डे ब्रिज। जी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो है इसका आनुवांशिकी का जनक ये मेंडल को कहा जाता है, ग्राहम जॉन मेंटल को। क्वेश्चन नंबर 29 का जो ये मेंटल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 13 की तरफ इसमें पूछा किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। मतलब कौन सा रक्त समूह है जो सबसे रक्त ले सकता है। ऑप्शन है ओ पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन है ए पॉजिटिव,
थर्ड ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी है ओ निगेटिव। जी हाँ दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव जो होता है ये सर्वग्राही रक्त वर्ग कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ए बी प्लस जो होते हैं सर्वग्राही कहलाता है, जो सभी लोगों मतलब ए हो, बी हो और ओ हो, इन सबसे रक्त ले सकता है। और रक्त वर्ग जो ओ होता है वो सर्वदाता, मतलब वो किसी भी वर्ग को रक्त दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। मतलब ये हिंदी से क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन ये पूछा हुआ कौन सी वर्तनी सही है। पहला ऑप्शन है अनुग्रहित, सेकंड ऑप्शन है अनुग्रहित, थर्ड ऑप्शन है अनुग्रहित और डी ऑप्शन है अनुग्रहित। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी, इसमें जो शुद्ध वर्तनी पूछा अनुग्रहित, ये शुद्ध वर्तनी है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ वीरों का बसंत कविता किसने लिखा है। इसमें ऑप्शन है सुमित्रा कुमारी चौहान, सेकंड ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, थर्ड ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, डी ऑप्शन है इसका सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखा है वीरों का कैसा हो बसंत। ये कविता जो लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 नंबर पे 33 में पूछा हुआ, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है। मतलब जो ये दिया हुआ जिसका ये है लिस्ट लिखा हुआ, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसमें से जो लिखा है, पहला ऑप्शन है प्रत्याशा, सेकंड ऑप्शन है अनाहूत, थर्ड ऑप्शन है अपरिमेय और डी ऑप्शन है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित अर्थात जिसकी पहले से कोई उम्मीद ना हो, कोई पूर्व से आशा ना हो, वो होता है अप्रत्याशित। अनाहूत मतलब जिसको कोई बुलाया ना हो, अपरिमेय जिसको मापा ही ना जा सके। जी हाँ दोस्तों, अब इस क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 मतलब 34 नंबर पे, अकाल का पर्यायवाची है। अकाल मतलब सूखा, या जो जिस समय अकाल मतलब सूखा ही होता है, का पर्यायवाची है। अकाल का पर्यायवाची कौन सा। इसका ऑप्शन है दुर्भिक्ष, सेकंड ऑप्शन है अपरिहार्य, थर्ड ऑप्शन है अधियारा और डी ऑप्शन है अक्षत। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जो होगा वो होगा अकाल। अकाल का अर्थ होता है सूखा, सूखा मतलब दुर्भिक्ष। मतलब दुर्भिक्ष मतलब उसमें भूखमरी, दुष्काल, कुकाल आज से इसके पर्यायवाची हैं। अकाल का पर्यायवाची जो होते हैं दुर्भिक्ष भी होता है, भूखमरी भी होता है, दुष्काल भी होता है, कुकाल भी होता है इत्यादि इसके पर्यायवाची। इसका सही ऑप्शन ए इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है, आकाश शब्द का विलोम है। आकाश शब्द का विलोम है। इसका ऑप्शन है धरती, सेकंड ऑप्शन नागलोक, थर्ड ऑप्शन है पाताल और डी ऑप्शन इसका समुद्र। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन तो आप सब भी जानते होंगे कि इस आकाश का विलोम पाताल होता है। जी हाँ दोस्तों, आकाश का विलोम पाताल। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 जो है, क्वेश्चन नंबर 36 में है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से समान हैं और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 36 से में पूछा हुआ जो 4 दिए गए शब्द, इनमें से एक आसमान है। अब उसको आपको चयन करना है। त्वचा विज्ञान, वृक्क विज्ञान और हृदय रोग विज्ञान और इसका फोर्थ ऑप्शन है कवक विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 36 का डी, कवक विज्ञान। कवक विज्ञान ये इन तीनों से अलग है। ये मनुष्य के शरीर में जो रोग होते हैं उनसे रिलेटेड हैं और ये कवक विज्ञान, ये फंगस, ये जो काई होते हैं उनसे संबंधित होता है। लेकिन दोस्तों इसमें है
कवक विज्ञान के अंतर्गत कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोबियम, म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। और ये त्वचा विज्ञान जो है, त्वचा विज्ञान, वृक्क विज्ञान और हृदय विज्ञान, इसमें मनुष्यों से संबंधित शाखाएं, हृदय रोग से संबंधित शाखाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है 37। जुलाई 2002 में किस स्वदेशी विमान पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ था? 2002 में पूछा हुआ है, मतलब किस स्वदेशी विमान का सफलतापूर्वक जो परीक्षण हुआ था। इसका ऑप्शन है INS विक्रांत, सेकंड ऑप्शन है INS विशाल, थर्ड ऑप्शन है INS गरुण और फोर्थ ऑप्शन है INS त्रिशक्ति। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा यहाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ये 2002 नहीं, यहाँ 2022 होगा। 2022, इसमें 2022 है कि 2022 में किस स्वदेशी विमान पोत का समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक हुआ है। इसमें INS विक्रांत का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 का ए ऑप्शन सही है कि 2022 में स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसका चौथा चरण जो है INS विक्रांत का सफल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जुलाई 2000। क्वेश्चन नंबर 38 में है, इसमें भी मिस प्रिंटिंग हुई है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2022 है, यहाँ 2 लिख उठा है। जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मतलब जो अभी 2000 जुलाई पिछले मंथ जो हुआ है, जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका ऑप्शन है गुरुग्राम, सेकंड ऑप्शन है भिवानी, थर्ड ऑप्शन नई दिल्ली और डी ऑप्शन है मथुरा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ये नई दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, इसका नई दिल्ली में पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में किया गया है। ये भारत में प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में नई दिल्ली में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? जो अग्रदूत समाचार पत्र है वो किस भाषा में प्रकाशित होता है? ऑप्शन इसके कन्नड़, सेकंड ऑप्शन है असमिया, थर्ड ऑप्शन है मराठी और डी ऑप्शन है बंगाली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा अग्रदूत समाचार की शुरुआत असमिया भाषा में हुई थी। ये जो असमिया भाषा मतलब आसाम में है, वहाँ पे अग्रदूत समाचार पत्र की असमिया भाषा में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी स्थापना भी वहीं पर असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका द्वारा किया गया था, जो 1955 में दैनिक अग्रदूत का एक नियमित समाचार पत्र के रूप में प्रकाशन शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। 14 जो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जुलाई 2022, यहाँ भी 2002 लिख उठा है। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवा प्रदान करने की योजना प्रदान की है। विकल्प में कौन कौन बैंक इन तीनों बैंक में शामिल नहीं है? विकल्प में कौन बैंक इन तीनों बैंकों में शामिल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन है HDFC बैंक लिमिटेड, सेकंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है ICICI बैंक और डी ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है कि रक्षा मंत्रालय के निजी क्षेत्र में 3 बैंकों को कौन कौन है। इसमें पहला ऑप्शन है HDFC बैंक शामिल है। HDFC बैंक जो है ये इस मंत्रालय के 3 बैंकों की विदेशी खरीद के लिए इनको अनुमति प्रदान की। पहला ये HDFC बैंक हो गया, सेकंड ऑप्शन है इसका ICICI बैंक, ये भी शामिल है और ये एक्सिस बैंक भी शामिल है। अर्थात इसमें कोटक महिंद्रा जो बैंक है ये इसमें तीनों में शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें HDFC, एक्सिस और ICICI ये सब शामिल है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक शामिल नहीं है। अर्थात इसका
ऑप्शन डी जो है ये इसका सही है। जी हाँ दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है जो 2022 में महाराष्ट्र में अभी सरकार बनी थी उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसके ऑप्शन है राम राजे नाईक, सेकंड ऑप्शन है राहुल नार्वेकर, थर्ड ऑप्शन है राजन सत्वी और डी ऑप्शन है नाना पाटेल। जी हाँ दोस्तों, इसके सही ऑप्शन होगा ऑप्शन राहुल नार्वेकर को ऑप्शन बी जो है इसका सही है। 3 जुलाई 2022 को भाजपा के राहुल नार्वेकर कुल 164 मत प्राप्त किए जो महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ये राहुल नार्वेकर जो हैं ये महाराष्ट्र के नए विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए बीजेपी पार्टी से सदस्य थे उनके बीजेपी के, और ये अभी वहाँ महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन लाए थे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे हो और पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें जिससे दूसरे लोगों का भी मदद हो सके। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। इससे आगे की क्लास कल बताएंगे। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग माई वीडियो।